बीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक पोस्टमैन प्रतिदिन चिट्ठियां लेकर के गली गली जाया करता और चिट्ठियां बांट करके शाम को घर आ जाता। एक दिन उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया और कहा, चिट्ठी ले लीजिए। भीतर से आवाज आई, आ रही हूं। 5-7 मिनट गुजर गए। फिर से पोस्टमैन ने कहा, घर के भीतर कोई नहीं है क्या? चिट्ठी ले लीजिए। अंदर से आवाज आई कि आप ऐसा कीजिए, इसको अंदर डाल दीजिए, मैं आकर के ले लेती हूं। पोस्टमैन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, चिट्ठी रजिस्टर्ड है, इस पर आपके हस्ताक्षर चाहिए, तभी वो मान्य होगी। थोड़ी देर बाद एक बालिका अंदर से बाहर आई। बालिका अपाहिज थी, उसके दोनों पैर नहीं थे। बालिका ने चिट्ठी ली और अंदर चली गई। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। पोस्टमैन आता, बालिका जब तक बाहर आती तब तक इंतजार करता, चिट्ठी देता और लौट जाता। एक दिन बालिका ने पोस्टमैन के पैरों की ओर देखा तो पोस्टमैन के पैरों में चप्पल, जूते कुछ भी नहीं थे। थोड़े दिन बाद दीपावली आने वाली थी। एक दिन ऐसा हुआ, जैसे ही पोस्टमैन चिट्ठी दे करके लौटा, मिट्टी में पोस्टमैन के पैर रखे थे। उन पैरों के ऊपर कागज रख करके बालिका ने उनका चित्र बनाया। पोस्टमैन के लिए एक जोड़ी जूता खरीदी और पैक कर लिया। दीपावली से ठीक एक दिन पहले जैसे ही पोस्टमैन आता है, बालिका ने कहा, अंकल, ये आपके लिए दीपावली का गिफ्ट है, लेकिन इसको घर ले जा करके खोलना। पोस्टमैन ने वैसा ही किया। घर ले जा करके उस पैकेट को खोला तो पोस्टमैन की आंखों में आंसू आ गए। उस पैकेट में एक जोड़ी जूता थी। दूसरे दिन पोस्टमैन ऑफिस गया। बड़े बाबू से कहता है कि आप मेरा ट्रांसफर कर दीजिए। बड़े बाबू ने पूछा, क्यों, क्या कारण है, ऐसी क्या बात हो गई? तो पोस्टमैन ने जूता जोड़ी का डिब्बा उठाया, बड़े बाबू के आगे रख दिया, भरी आंखों और रुंधे गले से कहा कि उस बालिका ने मुझे जूते तो दे दिए, मेरे लिए पहनने के लिए एक जोड़ी जूता तो दे दी, लेकिन मैं उस अपाहिज बालिका को पैर कैसे दे पाऊंगा? आइए प्रारंभ करते हैं समास प्रकरण। इस समास प्रकरण में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें अलग अलग प्रकार का समास है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सामान्य रूप से गाइड में उपलब्ध नहीं होते, उनको ढूंढना पड़ता है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको देखने पर हमें ये लगता है कि ये तो मैंने पहली ही बार पढ़ा है, इसमें ये होगा या ये होगा। इस प्रकार के कन्फ्यूजन के प्रश्न हैं, उन सबको हम हल करने का प्रयास करेंगे। उन जैसे अन्य उदाहरणों को लिख करके उनको हम याद भी कर सकते हैं, ताकि ऐसे दोबारा परीक्षा में आए तो किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन की स्थिति खड़ी नहीं हो। 2009 से 2023 तक के प्रश्न पत्रों का संग्रह इसमें आपको मिलेगा। आइए प्रारंभ करते हैं समास प्रकरण। पुत्र है, अत्र समास है। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया प्रश्न है। सामान्य रूप से जिन शब्दों के पहले ए जुड़ता है या समास विग्रह में न जुड़ता है, उनको हम मानते हैं नए तत्पुरुष समास, और वो ही मान करके हम उत्तर देते हैं। लेकिन यहां स्थिति थोड़ी सी भिन्न है। देखिए, ध्यान दीजिएगा। यदि इसका समास विग्रह है विद्यमान है, पुत्र है, यस्य स है, विद्यमान है, पुत्र है, यस्य स है,
इससे यदि अपुत्र है रूप सिद्ध होता है तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है न पुत्र है, इससे यदि रूप सिद्ध होता है तो ये नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अविद्यमान है पुत्र है, यस्य से इस समास विग्रह से अपुत्र है सिद्ध होता है तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। जबकि न पुत्र है इससे उदाहरण सिद्ध होता है तो नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यहां ये स्पष्ट नहीं है अपुत्र है, अविद्यमान पुत्र है, यस्य से है या न पुत्र है, इससे दोनों विग्रह में से किससे सिद्ध हुआ है। इसलिए यहां पर ये दोनों ही ऑप्शन सही है, बहुव्रीहि और नए तत्पुरुष। अब ऐसे शब्द जिनके पहले ए जुड़ता है लेकिन वो नए तत्पुरुष के अलावा गिनती में आते हैं, उन उदाहरणों को हम लिख करके देखते हैं ताकि दोबारा जब अपने पास में ऐसी स्थिति आए तो हम उनको तुरंत पहचान सके। देखिए हमने एक वार्तिक पढ़ा, नयो अस्थर्था नाम, नयो अस्थर्था नाम वाच्यो व चोत्तर पद लोप है, वाच्यो व चोत्तर पद लोप है। ये वार्तिक है, ये वार्तिक बहुव्रीहि समास करता है। ये वार्तिक उत्तर पद का लोप भी करता है विकल्प से और बहुव्रीहि समास भी करता है। इस वार्तिक के कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनसे पहले ए जुड़ता है। देखिए पहला उदाहरण तो अभी हमने पढ़ा, ए विद्यमान है पुत्र है यस्य से है, ए विद्यमान है पुत्र है यस्य से है। पहला मूल रूप बनता है इसका ए पुत्र है और इसी के विकल्प में बनता है ए विद्यमान है पुत्र है। ये सब याद रखने के हैं जिनको बहुत गहराई से अध्ययन का अनुभव है। पद्य सिद्धांत इसमें से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला हो गया ए विद्यमान है पुत्र है यस्य से है, ए पुत्र है या ए विद्यमान है पुत्र है। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण है ए विद्यमान है, ए विद्यमान है प्रजा, ए विद्यमान है प्रजा यस्य से, ए विद्यमान है प्रजा यस्य, इससे बनेगा ए प्रजा और इसी के विकल्प में बनता है ए विद्यमान है प्रजा, ए विद्यमान है प्रजा। नयोस्थर्था नाम वाच्यो व चोत्तर पद लोप है, बहुव्रीहि समास करता है। इन दोनों में बहुव्रीहि समास है, ए पुत्र है और ए प्रजा, ये दोनों ही उदाहरण बहुव्रीहि समास के हैं। तीसरा और देखिए बहुव्रीहि समास के, ए विद्यमान है पंथः यस्य, ए विद्यमान है पंथः यस्य, इससे बनेगा ए पथ है देश है, ए पथ है देश है। ए विद्यमान है, विद्यमान नहीं है पंथः, पंथ मार्ग यस्य, जिसके मार्ग या पंथ विद्यमान नहीं है उसको कहा गया है ए पथ है। तीनों में ए पहले दिखाई दे रहा है, ये नए तत्पुरुष समास के उदाहरण नहीं होकर के नए बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। फिर देखिए कुछ ऐसे उदाहरण और लिखे गए हैं, न पंथः, न पंथः
इसमें पहला बनता है अपथम नैपंथाः अपथम, और विकल्प से बनता है अपंथाः। ये नए तत्पुरुष का है। ये नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसी प्रकार का एक उदाहरण और देखिए, पथो भाव है, पथो भाव है। अलग करेंगे तो ये ऐसे भी लिखा जाता है कहीं पर, पथ है अभाव है, पथ का अभाव। यहां ध्यान दीजिए, अभाव अर्थ में बहुव्रीहि भी नहीं होगा, नय भी नहीं होगा, अभाव अर्थ में अव्ययभाव समास होता है और इसका बनेगा अपथम। अपथम वर्तते। और अंतिम जो हमने देखा नैपुत्र है, इसका बनता है अपुत्र है, नए तत्पुरुष। ये अपने पास में है अव्ययभाव। फिर से लौटिए, नयोस्थर्था नाम वाच्यो व चोत्तर पद लोप है। ये विकल्प से उत्तर पद का लोप करता है और बहुव्रीहि समास करता है। उत्तर पद यहां आप हमें दिखाई दे रहा है, ये अपुत्र है, पहला रूप बना जहां उत्तर पद का लोप नहीं हुआ, अर्थात विद्यमान का लोप नहीं हुआ, तो अविद्यमान है पुत्र है बना। अब हमें समझने योग्य बात यह है, अपुत्र है, अविद्यमान है पुत्र है, यस्य से नए बहुव्रीहि समास है इसमें, और अपुत्र है इसमें नए तत्पुरुष समास है। शब्द एक है, अपुत्र है। सीधा पूछा गया, बिना विग्रह दिए हमसे पूछा जाता है अपुत्र है, इसमें कौन सा समास है, तो दो समास है, दोनों हमने पढ़ ली। यदि विग्रह दे करके पूछा जाता है अविद्यमान है पुत्र है, यस्य से अपुत्र है, नए बहुव्रीहि, और नए पुत्र है अपुत्र है, इससे पूछा जाएगा तो नए तत्पुरुष। इसी प्रकार अविद्यमान है प्रजा यस्य अप्रजा, या फिर अविद्यमान है प्रजा नए बहुव्रीहि। अविद्यमान है पंथा यस्य अपथ है देश है, ये भी नए बहुव्रीहि का है। तीनों में अ पहले है लेकिन नए बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। इसी प्रकार नैपंथा, इससे अपथम बनता है या अपंथा बनता है तो नए तत्पुरुष का है। जबकि देखिए एक ही स्थिति है दोनों में, अपथम और अपथम वर्तते, दोनों की एक ही स्थिति है। दोनों में एक सामान्य अंतर है, सीधा अपथम आता है तो दो समास हो गए इसमें, नए तत्पुरुष और अव्ययभाव समास। यदि आता है अपथम वर्तते तो केवल अव्ययभाव समास। दोनों स्थितियों की ओर ध्यान देना। यदि अपने पास में आता है नैपंथाः, इससे अपथम बनता है तो हम कहेंगे नए तत्पुरुष समास। यदि आता है पथो भाव है या पथ है अभाव है, इससे अपथम लिखा हुआ वहां दिखाई देता है समास विग्रह में, पथ है अभाव हो, और पूरा पद अपथम वर्तते लिखा हुआ हो तो अव्ययभाव समास का उदाहरण है। अब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले अ है, लेकिन ये अलग अलग है, सबको समझना है, सबको याद भी करना है। और जिनसे आप पढ़ते हैं उनसे विशेष रूप से इन उदाहरणों को पढ़िए, क्योंकि आरपीएससी का पैटर्न कहता है जिसमें एक बार प्रश्न आ जाता है उसमें दोबारा आने की गुंजाइश बढ़ती है, या फिर ऐसी स्थिति आ जाने पर वहां कंफ्यूजन की स्थिति अपने सामने खड़ी नहीं हो कि ये होगा या ये होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, किम राजा इत्यस्य कह समास विग्रह, इसका समास विग्रह क्या है। किसी भी शब्द में पहला शब्द किम हो तो वहां पर, पहला शब्द किम हो तो वहां पर तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष में भी कर्मधारीय समास। किम के स्थान पर समास विग्रह में लिखा जाता है कुत्सित है, और समास होगा वहां पर कर्मधारीय, विशेषण विशेष से कर्मधारीय समास। किम राजा इत्यस्य कह समास विग्रह, इसका समास विग्रह क्या है। किम के स्थान पर
लिख देंगे कुत्सित है, तो इसका समास विग्रह होगा कुत्सित है और राजा। कुत्सित है राजा, इससे बनता है किम राजा। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण है, कुत्सित है पुत्र है, इससे बनता है कुपुत्र है। कुत्सित है पुत्र है, इससे दूसरा उदाहरण बना कुपुत्र। और कुत्सित है सखा, किम सखा, तीसरा उदाहरण है। कुत्सित है सखा, इससे बनता है कुसखा, बेकार सखा, बेकार मित्र। और समास हो गया इसमें से कर्मधारी, कर्मधारी में से भी पूछा जाएगा तो विशेषण विशेष से कर्मधारी। कैसा राजा, किम राजा, बुरा राजा। कैसा पुत्र, कुपुत्र, बुरा पुत्र। कैसा मित्र, कुसखा, बुरा मित्र। तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से, तो विशेषण विशेष से कर्मधारी समास। अतिक्रांतो मालाम इत्यस्य समस्त पदम स्यात्। प्रादि तत्पुरुष समास में अब तक 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं, सरल प्रश्न है, लेकिन पढ़ते समय हम इनको छोड़ देते हैं और इनकी पहचान भी हमें ज्यादा आती नहीं है। किसी भी समास में पहला शब्द प्र, किसी भी समास में पहला शब्द प्र, अति, अव 5 उपसर्गों के आधार पे बनता है। किसी भी समास में पहला शब्द प्र, अति, अव, परि, निस अथवा निर हो। ऐसी स्थिति कहीं भी लागू है तो वहां पर प्रादि तत्पुरुष समास माना जाता है। किसी भी समास का पहला पद प्र, अति, अव, परि, निस अथवा निर हो तो प्रादि तत्पुरुष समास माना जाता है। प्र, आदि 2 शब्द हैं इसमें, प्र, आदि। तो प्र से ये प्र है, आदि में बाकी के 4 अव्यय या 4 उपसर्ग आ गए, प्र, अति, अव, परि और निस। अब यहां हमसे पूछा गया है अतिक्रांतो मालाम इत्यस्य समस्त पदम स्यात्, इसका समस्त पद क्या होगा। तो पहले प्र का वार्तिक हम पढ़ते हैं। ये वार्तिक हमसे कहता है प्रादयः गत्यादर्थे प्रथमया। प्र आदि का, प्रादयः प्र आदि का गति अर्थ में प्रादि तत्पुरुष समास होता है। ये पहली विशेषता। गत्यादर्थे, गत्यादर्थे अर्थात गति आदि अर्थ में होता है, ये दूसरी विशेषता। प्र आदि का गति आदि अर्थ में तत्पुरुष समास होता है। अब यदि हमें समास विग्रह करना है तो प्र के बाद में जोड़ेंगे गतः और प्रथमया, दूसरे शब्द को या द्वितीय पद में प्रथमा विभक्ति, द्वितीय पद में प्रथमा विभक्ति हम जोड़ते हैं। जैसे प्राचार्य है, 2 शब्द हैं इसमें, पहला है प्र और दूसरा शब्द है आचार्य है। प्र के बाद में जोड़ देंगे गतः है, तो ये बनेगा प्रगत है और दूसरा बनेगा आचार्य है। दूसरे पद में प्रथमा विभक्ति। ये प्रादि का पहला वार्तिक हमने पढ़ा। दूसरा वार्तिक होगा प्रादि का इसी में सारा अर्थ इसका लिखा हुआ है। अत्यादय है, अति आदय है, अलग कर लेंगे। क्रांत आदि अर्थे, बाकी द्वितीय या जुड़ेगा। अब यहीं से इसका अर्थ है ऐसा समास जिसका पहला शब्द अति हो तो प्रादि तत्पुरुष समास माना जाएगा। समास विग्रह यदि हमें करना है
तो अति बराबर लिखेंगे अतिक्रांत है, अति बराबर लिखेंगे अतिक्रांत है। और द्वितीय या ये कह रहा है द्वितीय पद में द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए, द्वितीय पद में द्वितीय विभक्ति। इसका उदाहरण जो प्रश्न में हमसे पूछा गया है वो है मुख्य रूप से अतिक्रांत है। ये देखिए अति के स्थान पर अतिक्रांत है लिखा हुआ है और द्वितीय पद में द्वितीय अतिक्रांत है मालाम, इससे बनता है अतिक्रांत अतिमाल है, अतिक्रांत है मालाम इस शब्द से बनता है अतिमाल है। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण है अतिक्रांत है रथम, अतिक्रांत है रथम अतिरथ है। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया है। अतिक्रांतो मालाम इत्यस्य समस्त पदम स्यात्, इसका समस्त पद बनेगा अतिमालह बनेगा। प्रादि तत्पुरुष समास का उदाहरण है, एक इसमें से आ गया है तो शेष आने की संभावनाएं आगे की परीक्षाओं में हो सकती है। यह हो सकता है अतिमालह, इसका विपरीत समास विग्रह पूछा जाए अतिक्रांतो मालाम, या हमसे पूछा जा सकता है अतिक्रांत है, इस शब्द में कौन सा समास। देखिए फिर प्रादि तत्पुरुष समास का अंतिम प्रश्न जो पूछा गया है, निस कौशाम्बी पदस्य समास विग्रह अस्ति, इस पद का समास विग्रह है। बहुत वर्ष पहले ये पूछा गया है। दो शब्द हैं, दोनों को अलग कीजिए। निस और कौशाम्बी। पहला शब्द निस है, पहला शब्द निस है। निस भी दो जगह पढ़े हैं हमने, अव्ययभाव में और यहाँ प्रादि तत्पुरुष में पढ़ रहे हैं। ये इसका निश्चित उदाहरण है, ये याद रखना है। पहला शब्द निस है, प्रादि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसका वार्तिक पढ़ा गया है निरादय है क्रांत्या धरते पंचमया, निर आदय है, निर का अर्थ है पहला पद निर अथवा निस हो, पहला पद निर अथवा निस हो। क्रांत आदि अर्थ है, तो वहां पर क्रांत आदि अर्थ में प्रादि तत्पुरुष समास होता है और पंचम्या द्वितीय पद में, समस्त पद के द्वितीय पद में पंचमी विभक्ति जोड़ी जाती है। जैसे पहला उदाहरण है निस कौशाम्बी, पहला उदाहरण इसका पढ़ा जाता है निस कौशाम्बी। दो शब्द हैं, पहला है निस, दूसरा शब्द है कौशाम्बी। निस और दूसरा शब्द है कौशाम्बी। समास विग्रह करेंगे तो पहले पद में निस या निर, इसके स्थान पर क्रांत अर्थ में समास है तो लिखा जाएगा निष्क्रांत है। ये समास विग्रह की पक्की पहचान है। किसी भी समास विग्रह में निष्क्रांत हो तो वो प्रादि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यहाँ निस है, इसके स्थान पर तो हम लिखेंगे निष्क्रांत है। दूसरा पद है कौशाम्बी, पंचमी का एक वचन बनेगा कौशाम्ब्यः, निष्क्रांत है कौशाम्ब्यः, इससे बनता है निस कौशाम्बी। पद का समास विग्रह है निष्क्रांत है कौशाम्ब्यः। ये प्रकार भारी लगता है तो सरल तरीके से भी हम पहचानेंगे। निस कौशाम्बी प्रादि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। प्रादि तत्पुरुष समास में निस के स्थान पर निष्क्रांत है लिखा जाता है। देखिए एक ही उदाहरण में निष्क्रांत है, बाकी किसी भी उदाहरण में निष्क्रांत नहीं है, तो केवल निष्क्रांत है, इसके आधार पे भी हम पहचान कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से या दूसरे के बताए हुए शॉर्ट ट्रिक से ये कुछ समय तक मदद कर पाते हैं। जितना हम पढ़ करके अपने हिसाब से उदाहरण को याद रख सकते हैं,
अपने हिसाब से उदाहरण को सरल रूप में समझ सकते हैं, उतना दूसरा नहीं समझा सकता। दूसरा केवल सहारा देता है। व्यक्ति को 0 से 100 नहीं किया जा सकता, 90 से 100, 80 से 100 किया जा सकता है। 0 से 70, 80, 90 खुद को पहुंचना पड़ता है। देव ब्राह्मण है, इत्यत्र समास विग्रह है। ये भी दो उदाहरण एक जैसे दिखाई देते हैं, देखने में ऐसे लगते हैं सगे हों, ये बिल्कुल खास हो, लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों को लिख करके देखते हैं हम। पहला उदाहरण है देव ब्राह्मण है। देव पूजको ब्राह्मण है। देव पूजको ब्राह्मण है, इससे बनता है देव ब्राह्मण है। देव ब्राह्मण है, ये विशेषण विशेष कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब देखिए इसी प्रकार का एक दूसरा शब्द है जो देखने में इस जैसा ही लगता है। देव देवानाम पूजक है। देवानाम पूजक है, ये बनता है देव पूजक है। देवानाम पूजक है, देव पूजक है, ये षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। देव ब्राह्मण है, देव पूजक है, दोनों में पहला शब्द देव है। फिर इधर देखिए देव पूजक है, देव पूजको ब्राह्मण है, इसका अंतिम शब्द और देव ब्राह्मण का समास विग्रह का पहला शब्द आपस में मिलते हैं, तो ये भी कन्फ्यूजन की स्थिति खड़ी करते हैं। दोनों को अलग अलग याद करना है, लिख करके याद करना है। देव पूजको ब्राह्मण है, देव ब्राह्मण विशेषण विशेष क्रमधारी है, जबकि देवानाम पूजक है, देव पूजक है, षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। बाकी देखिए इधर लौट के आ जाइए। देव ब्राह्मण इत्यत्र समास विग्रह अस्ति, इसका समास विग्रह है देव पूजको ब्राह्मण है, ये इसका समास विग्रह है। देवताओं को पूजने वाला ब्राह्मण, ब्राह्मण कैसा? देवताओं को पूजने वाला। एक पद विशेषण है, एक पद विशेष है, तो विशेषण विशेष कर्मधारय समास का उदाहरण। अन्य पदार्थ प्रधानो इदम लक्षण अस्ति, यह लक्षण है। ये 2-3 प्रश्न थे, लेकिन सब प्रकार का सार है। एग्जामिनर इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी स्थिति की जांच करता है कि हमने समास को किस स्थिति तक पढ़ा है। अधिकांश उदाहरण बिल्कुल सरल हैं। पूरे समास में मुश्किल से 15 से 20 उदाहरण ऐसे होंगे जो बहुत कठिन हैं, जिनको याद ही करना पड़ता है। याद करने के बाद में उनको सिद्ध करना पड़ता है, फिर से याद करना पड़ता है, फिर से सिद्ध करना पड़ता है, तब जाकर के वो पूरे याद रहते हैं। अन्य पदार्थ प्रधानो इदम लक्षणमस्ति, यह लक्षण है। अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि समास है। अन्य का अर्थ है जिसमें पहला पद भी प्रधान नहीं हो, जिसमें दूसरा पद भी प्रधान नहीं हो, उसको अन्य कहा गया है। संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया प्रश्न, बहुव्रीहि समास है अस्ति, बहुव्रीहि समास है, अन्य पद प्रधान है। फिर आगे चलिए। गंगा भार्या यस्य सह इत्यस्य विग्रहाधारेण समस्त पदम स्यात्, इस विग्रह के आधार पे समस्त पद बनेगा। गंगा भार्या यस्य सह, बहुव्रीहि समास में एक मुख्य विशेषता है, उसको हमेशा याद रखना है। यदि यस्य सह है तो इसका अर्थ है वो पुल्लिंग का उदाहरण है। यदि यस्य सा तो इसका अर्थ है वो स्त्रीलिंग का उदाहरण है। ये याद रखना है। समास विग्रह में यस्य स है तो पुल्लिंग में बनेगा। एक बात तो निश्चित है, आकारांत आकारांत ये दोनों स्त्रीलिंग है। ए और ब इसमें से देखना है तो गंगा भार्या यस्य स है, इससे उदाहरण सिद्ध होता है गंगा भार्य है पहला पद, दूसरे के साथ में मिलकर के पुल्लिंग में उदाहरण सिद्ध होगा गंगा भार्य है। फिर आगे चलिए। लंबकर्ण है, पद से समास विग्रह बहुति, इस पद का समास विग्रह होता है। 2 शब्द है। पहला शब्द है यहाँ लंब, लंबे कर्ण है कान, कान 2 होते हैं तो ये द्विवचन में बनेगा, इसलिए ये भी द्विवचन में बनेगा क्योंकि कान की विशेषता लंबा शब्द बता रहा है।
दोनों में समान विभक्ति समान वचन होगा, दोनों प्रथमा बहुवचन में जोड़ दो। लंब राम रामौ, कर्ण कर्णौ, लंबौ कर्णौ। लंब है कर्ण है, भगवान गणेश जी का विशेषण है, इसलिए समस्त पद पुल्लिंग में बनेगा। अब पुल्लिंग के यहाँ पर एक तो है यशेष है और दूसरा इसमें है स यशेष है, ये दो पुल्लिंग के हैं, लेकिन इसमें प्रथमा का द्विवचन लंबौ कर्णौ इन दोनों में है, इसमें एक वचन है, कान दो होते हैं एक नहीं, इसलिए द्विवचन होगा। कोई कोई का एक हो सकता है, तो उस एक का उदाहरण नहीं है। चक्रम पाणौ यशेष है, इत्यस्य समस्त पदम किम, इसका समस्त पद क्या होगा? चक्र है पाणव दोनों हाथों में जिनके वह, दोनों शब्दों को अलग कीजिए, मूल शब्दों को। चक्र और पाणी ये दोनों मूल शब्द हैं यहाँ पर, इसी से उदाहरण बनेगा। इसका समस्त पद बनाना है, चक्रम पाणव यशेष है। दोनों प्रकार से पहचान कर लो, ये यशेष है लिखा हुआ है, इसका अर्थ है ये उदाहरण पुल्लिंग में बनेगा। या दूसरा प्रकार है चक्रम पाणव यशेष है, चक्र है हाथों में जिनके वह, भगवान विष्णु, विष्णु पुल्लिंग में है, इसलिए पूरा उदाहरण भी पुल्लिंग में बनेगा, चक्र पाणी ही। यही पहचान वहां करनी है, कोई बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं रहता बहुव्रीहि समास में। समास विग्रह याद रखना है या समस्त पद का अर्थ याद रखना है, पूरे समास में फिक्स पैटर्न काम में लेना है। समास का उत्तर निकालने के लिए या तो समास विग्रह को याद रखिए या फिर समस्त पद का अर्थ याद रखिए, उस पद के अर्थ के अनुसार समास विग्रह होता है या समास का अर्थ निकाला जाता है या समास में उत्तर निकाला जाता है। ऊढ़रथ है ये न सह इत्यस्य समस्त पदम किम, इसका समस्त पद क्या होगा? ऊढ़रथ है और इसको कहा जाता है अनडवान बैल। ये बहुत पहले पूछा गया प्रश्न है। पीताम्बर है, पद में समास है, इस पद में कौन सा समास है? देखिए, यदि सीधा ही कहीं पर भी हिंदी और संस्कृत भाषा में सीधा पीताम्बर शब्द में समास पूछा जाए और किसी भी प्रकार का समास विग्रह नहीं हो तो बहुव्रीहि समास होगा। इसमें दो शब्द हैं, पहला है पीत पीला और दूसरा है अंबर। पीला अंबर, भगवान के पीछे जो वस्त्र लगाया जाता है उसको कहा गया है पीतांबर, पीला अंबर, विग्रह के पीछे, मूर्ति के पीछे की ओर। अब देखिए, इसका दो प्रकार के विग्रह हैं। पहला विग्रह है पीतम च तद अंबरम, पीतम च तद अंबरम, पीला है जो अंबर, पीला है जो कपड़ा, पीला है जो वस्त्र। ये विग्रह दे करके हमें समास पूछेगा तो हम कहेंगे इसमें कर्मधारय समास है। पीतम च तद अंबरम, ये विग्रह दे करके हमसे कहेगा तो हम कहेंगे कर्मधारय समास है, क्योंकि कपड़ा कैसा? पीला। कपड़ा कैसा? पीला। कपड़ा इस शब्द की विशेषता पीतम बता रहा है, एक विशेषण हो गया, एक विशेष से हो गया। जबकि इसके विपरीत स्थिति है पीतानी अंबराणी यशेष है। पीतानी अंबराणी पीले हैं, अंबराणी वस्त्र, यशेष है जिनके वह, यशेष है जिनके वह। इस विग्रह के आधार पे हमसे पूछा जाएगा तो हम कहेंगे इसमें बहुव्रीहि समास है। और एक तीसरा प्रकार और है, संस्कृत भाषा में पूरा लिखा हुआ उदाहरण भी कभी कभार मिल जाता है। पीताम्बरो हरिहि, पीताम्बरो हरिहि, या संधि हट करके शब्द लिखा हुआ मिले, पीताम्बर है, पीताम्बर है हरिहि, यदि ऐसा लिखा हुआ मिले तो इस स्थिति में भी हमें बहुव्रीहि समास ही बताना है, क्योंकि ये पूरा शब्द आ गया, पीले वस्त्र वाले भगवान हरि। कंठे काल है, कस्योदाहरणम स्यात्, किसका उदाहरण है? समानाधिकरण, कर्मधारय, व्यधिकरण या तत्पुरुष। समास विग्रह पहले लिखेंगे इसका, कंठे कालो यशेष है, कंठे कालो यशेष है। इस यशेष है, इसके आधार पे ये बहुव्रीहि समास है। तो में से 99 उदाहरणों में यशेष है,
यस्या सा जहां लिखा हुआ मिलता है वो बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। तो कर्मधारी और तत्पुरुष को यहां से हटाएंगे। अब इसमें देखिए समानाधिकरण और व्यधिकरण दो में से पूछा जा रहा है। समान अधिकरण समास विग्रह के पहले और दूसरे पद में समान विभक्ति होगी। तो कंठे कालो संधि हटाकर भी देख लेते हैं। कंठे कालः यसे सह पहले पद में रामे फले बालके इसके समान विभक्ति है सप्तमी, और दूसरा पद कालः रामः इसके समान इसमें विभक्ति है प्रथमा। समास विग्रह के पहले पद में सप्तमी है, दूसरे पद में प्रथमा विभक्ति है। ऐसा समास जिसके पहले और दूसरे पद में अलग अलग विभक्ति हो उसको कहा जाता है व्यधिकरण। व्यधिकरण भी दो प्रकार का, एक व्यधिकरण तत्पुरुष और एक व्यधिकरण कर्मधारी, व्यधिकरण तत्पुरुष, और एक होता है व्यधिकरण बहुव्रीहि। तो ये व्यधिकरण बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। फिर आगे बढ़ते हैं। मृगलोचना अस्मिन् पदे समास है। हरिण के समान लोचना नेत्र, हरिण के समान नेत्र जिसके वह किसी सुंदरी के लिए युवती का ये विशेषण है। तो पूरा पद विशेषण के रूप में काम में आ रहा है। पूरा पद विशेषण के रूप में काम में आ रहा है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। समास विग्रह भी हमसे पूछा जाए तो हम इसमें समास विग्रह कह सकते हैं मृगलोचना। मृगस्य लोचने इव लोचने यस्या सा, मृगस्य हरिण के लोचने इव लोचन के समान, लोचना मृगस्य लोचने इव लोचन लोचने यस्या सह, मृगस्य लोचने इव लोचने यस्या सह हरिण के नेत्रों के समान नेत्र हैं जिसके वह, उसी को कहा गया मृगलोचना। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। फिर आगे बढ़ते हैं। पाषाण हृदय है पदस्य समास विग्रह स्यात्, इस पद का समास विग्रह है बहुव्रीहि समास में पाषाणवत एव हृदयम यस्य सः, पाषाण एव हृदय, पाषाणवत हृदयम यस्य सः या पाषाणवत हृदय है। इसमें बहुव्रीहि समास है, लेकिन कौन सा उदाहरण सिद्ध है? पाषाणवत हृदयम यस्य सः, पाषाण के समान हृदय है जिसका वह। ये पूरा पद विशेषण के रूप में काम में आ रहा है, इसलिए बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। समास विग्रह करेंगे तो पाषाणवत हृदयम यस्य सः, इससे सिद्ध होगा। जलजाक्षी इत्यस्य समास विग्रह अस्ति, इसका समास विग्रह है जलज अक्षी, दो शब्द हैं जलज जल और जय, पानी में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल, कमल के समान अक्षी नेत्र हैं जिसके वह। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। एक तो निश्चित रूप से यह है यस्या सा जुड़ेगा, ये दूसरी इसकी मुख्य विशेषता है। समास विग्रह हमसे पूछा गया है तो इसका समास विग्रह होगा जलजे इव अक्षिणी यस्या सहा, कमल के समान जल में जन्म लेने वाले के समान नेत्र हैं जिसके वह। तो जलजे इव अक्षिणी यस्या सहा, ये बनता है जलजाक्षी। ये मुख्य उदाहरण है बहुव्रीहि, बहुव्रीहौ सक्तक्षणौ स्वांगात सच। बहुव्रीहि समास में शक्ति जंघा और दूसरा शब्द है अक्षी, शक्ति और अक्षी, इन दोनों से सच प्रत्यय जुड़ता है, ये हमें याद रखना है। दो उदाहरण है, जलजाक्षी सच प्रत्यय का उदाहरण है और दूसरा शक्ति इसका उदाहरण है। दीर्घ सक्त है, दीर्घ सक्त है और जलजाक्षी, ये दोनों ही सच प्रत्यय के उदाहरण है। फिर से लौटिए प्रश्न की ओर। यहां हमसे समास विग्रह पूछा गया है जलजे इव अक्षिणी यस्या सा, ये समास विग्रह हो गया, लेकिन इस उदाहरण की मुख्य विशेषता है बहुव्रीहौ सक्तक्षणौ स्वांगात सच। इस सूत्र के द्वारा
दो उदाहरणों में सच प्रत्यय होकर के ये उदाहरण सिद्ध होते हैं। ऐसा भी आगे जाकर के पूछा जा सकता है, इनमें कौन सा प्रत्यय है। दीर्घ सक्त है, इसका समास विग्रह होगा दीर्घे सक्तिनी यस्य। दीर्घे सक्तिनी यस्य, दीर्घ है सक्ति जिसकी, और दूसरा पुल्लिंग का उदाहरण है ये। दूसरा उदाहरण है जलजे इव अक्षिणी यस्याः सा, जिसका ये समास विग्रह हमने लिखा है जलजे इव यक्षिणी यस्या सहा। दोनों सच प्रत्यय होकर के सिद्ध होते हैं। प्रपर्ण है, अत्र समास है, यहां समास है, दोनों को अलग कीजिए। प्र और पर्ण है। देखिए अभी एक उदाहरण और आ गया था ऐसा ही, प्राचार्य है, कन्फ्यूजन नहीं होना। प्र और आचार्य, प्र और आचार्य, ये प्रादि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। दोनों ही शब्द एक साथ आ गए अपने पास में, प्राचार्य और हमारे साथ में दूसरा शब्द आया प्रपर्ण है। हमसे पूछा गया कौन किस समास का उदाहरण है, और हमने एक ही रट्टा काम में लिया जिस शब्द के पहले प्र जुड़ा हुआ हो, तो निश्चित ही प्रादि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यहाँ उत्तर कैसे निकालेंगे हम? उत्तर निकालने के लिए किसी भी दोनों में से एक शब्द का, दोनों शब्द के यदि अर्थ आते हैं तो उत्तर निकालने में कोई समस्या ही खड़ी नहीं होगी। प्राचार्य है, इस शब्द का अर्थ है प्रगत है आचार्य, जिसे समास विग्रह कहा जाता है, उसे अर्थ भी कह सकते हैं प्रगत आचार्य। सब में जो प्रगत है, काम में, बुद्धि में, शिक्षा में, समझ में, डिग्री में, एजुकेशन में, उसी को प्राचार्य कहा गया। तो प्रगत है आचार्य प्राचार्य हो गया। जबकि दूसरे में लिखा हुआ है प्रपर्ण है, प्र गिर गए हैं, पर्ण है पत्ते, जिसके पत्ते गिर गए हैं, तो यहाँ प्रपर्ण है, इस शब्द का अर्थ है वृक्ष। प्रपर्ण है, इस शब्द का अर्थ है वृक्ष। प्रपर्ण शब्द खुद का अर्थ नहीं देकर के विशेषण के रूप में काम में आ रहा है, इसलिए यहाँ ये उदाहरण है बहुव्रीहि समास का। ये दोनों में अंतर है। समास को पहचानने के लिए उनका अर्थ या उनका समास विग्रह आना हमें जरूरी है। ये हो गया इसका अर्थ, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। समास विग्रह भी यदि हम देखना चाहें तो हम कहेंगे प्रपतितानि पर्णानि यस्मात् स। प्रपतितानि गिर गए हैं, पर्णानि पत्ते, यस्मात् जिससे, यस्मात् जिससे, सह वह, गिर गए हैं पत्ते जिससे वह वृक्ष कहा जाएगा। पूरा पद विशेषण के रूप में काम में आ रहा है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये इसी का वार्तिक है। प्रादिव्यो धातु जस्य वाच्यो वाचोत्तर पद लोप है, इस वार्तिक का ये उदाहरण है। त्रिमूर्ध है, पद में समास है। त्रिमूर्ध है, द्विमूर्ध है, ये जब परीक्षा में आ जाते हैं तो आदमी की मूर्धा भी चक्कर खा जाती है और बार बार पन्ने बदलने पड़ते हैं उत्तर ढूंढने के लिए। त्रिमूर्ध है, पद में समास है, ये भीलवाड़ा जिले से पूछा गया। तत्पुरुष बहुव्रीहि या द्विगु समास। एक सूत्र पढ़ा हमने, द्वि त्रिभ्याम स मूर्धन है, द्वि त्रिभ्याम स मूर्धन है, ये करता है मुख्य रूप से स प्रत्यय। तो एक तो ये हमें याद रखना है, द्विमूर्ध है और त्रिमूर्ध है, दो मूर्ध है, त्रिमूर्ध है, तीन मूर्ध है, ये दोनों स प्रत्यय के उदाहरण है। ये मुख्य रूप से हमें याद रखना है। फिर आइए सूत्र की ओर, द्वित्रिभ्याम स मूर्धन है, इसी में इसका अर्थ लिखा हुआ है और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। द्वि शब्द के बाद में मूर्धन शब्द हो तो वहां स प्रत्यय जुड़ता है। इसी प्रकार त्रि शब्द के बाद में मूर्धन शब्द हो तो वहां भी स प्रत्यय जुड़ता है। अब स प्रत्यय जुड़ने पे परिवर्तन क्या आएगा, द्वि ऐसे की ऐसे रहेगा और मूर्धन के स्थान पर लिखा जाएगा मूर्ध है। आगे जाकर के पुल्लिंग में प्रथमा एकवचन में ये राम है, इसके समान बन जाएगा द्विमूर्ध है। इसी प्रकार त्रि के बाद में मूर्धन शब्द हो तो ये लिखा जाएगा त्रिमूर्ध है।
प्रथमा एकवचन पुल्लिंग, ये बनता है त्रिमूर्ध है। ये इसके मुख्य विशेषताएं हैं। द्विमूर्ध है, त्रिमूर्ध है, दोनों अनेक मन्य पदार्थ से बहुव्रीहि समास इन दोनों में होता है। ये तीसरी मुख्य विशेषता है। दोनों ही बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। द्विमूर्ध है, त्रिमूर्ध है, स प्रत्यय जुड़ता है, बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। समास विग्रह लिखेंगे तो दोनों का इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। दवौ मूर्धानौ, दवौ मूर्धानौ यस्य सह। ये द्विमूर्ध का समास विग्रह है, जबकि त्रिमूर्ध का होगा त्रियः मूर्धान है यस्य सह। त्रियः मूर्धान है यस्य है बुक में पूरा स्पष्ट किया गया है, उदाहरण भी लिखा गया है, उदाहरण को सिद्ध किया गया है, सूत्र जोड़ा गया है, सह प्रत्यय जोड़ा गया है, अनुबंध लोप भी है। पूरा नीट एंड क्लीन एक बार में समझ में आने वाला, कहीं भी दूसरी जगह से पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर आगे बढ़ते हैं। समास विग्रह, समासयुक्तम पदम इत्यनयोः समुचित इत्यनयोः विषय समुचितम मेलापक विकल्पम चिन्हवन्तु। बहुत बड़ा प्रश्न है, ट्रांसलेटर की भी आवश्यकता हो सकती है समझने के लिए, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके भी समझना पड़ सकता है। समास विग्रह और समासयुक्तम पदम, समास विग्रह और समास युक्त पदम इत्यनयोः विषये, इनके विषय में समुचितम मेलापक विकल्पम चिनुतः, उचित विकल्प को चुनी। इनमें से ऐसा कौन सा है जिसका समास विग्रह भी सही है और समस्त पद भी सही है। दो प्रकार से उत्तर निकाल सकते हैं। यदि सीधा उत्तर नहीं आता है तो शेष के उत्तर हम निकालने का प्रयास करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। जो जो सही होगा या जो जो गलत होगा उसको हटाएंगे, अपने आप एक शेष बचेगा। देखिए पहले में नीचे से शुरू करेंगे। त्रियः मूर्धन है यस्याः सा, ये तो अभी लिखा है हमने, ये तो समास विग्रह भी गलत है और समस्त पद भी गलत है। त्रियः मूर्धन है यस्य है सह, इससे बनता है त्रिमूर्ध है, ये ऑप्शन गलत है। फिर स्त्री प्रमाण है यस्य सह, इससे स्त्री प्रमाण है बनता है क्या, ये हमसे पूछा गया है। यहां ये तो सही है इसका समस्त पद तो, लेकिन समास विग्रह गलत है। समास विग्रह होगा स्त्री प्रमाणी यस्य, स्त्री प्रमाणी यस्य, इससे बनता है स्त्री प्रमाण है। इसका समस्त पद सही है लेकिन समास विग्रह गलत है। अंतः लोमानी यस्य सह, अंतः लोमानी यस्य सह, यहां समास विग्रह सही है लेकिन समस्त पद गलत है। इसका बनेगा अंतरलोमः, अंतरलोमः। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण बनता है बहिर्लोमः, अंतरलोमः बहिर्लोमः। तो अब शेष रहा अपने पास में कृतम कृतम येन सह, कृत कृत्य है, पटत पटत कृत्य, पट पटा कृत्य, वहां पढ़ा गया ये उदाहरण है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं और ऐसे बड़े बड़े विग्रह और बड़े बड़े शब्द ये देख करके घबराना नहीं है, तो 3-4 बार में ये याद हो जाते हैं। नहीं होते हैं तो लिखें याद करें, लिखें याद करें, लिखें याद करें। एक व्यक्ति ने भैंस के बच्चे को जन्म लेते ही कंधे पर उठाना शुरू किया और उसको 100 मीटर घुमा के लाता। प्रतिदिन का काम था। वो भैंस का बच्चा बड़ा होकर के पाड़ा हो गया, तब भी वो उसको उठा करके घूमता रहा। क्यों? क्योंकि उसको शुरू से आदत थी। 100 ग्राम उठाया, 110 ग्राम उठाया, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 1 क्विंटल तक पहुंच गया। प्रैक्टिस हो गई उसको प्रतिदिन उठाने की, तो उसको पता ही नहीं चला कि कब ये बच्चा था और कब पाड़ा हो गया। तो ऐसी स्थिति ही प्रतिदिन जब इनको याद करते हैं तो ये याद हो जाते हैं। अधिकांश रूप से ये स्थितियां संस्कृत विभाग में देखने को मिलती है। सामान्य एजुकेशन में
इस प्रकार के बड़े विग्रह और बड़े त्रिमूर्ध, द्विमूर्ध, सच प्रत्यय, स प्रत्यय, इनके उदाहरण कम देखने को मिलते हैं या कम पूछे जाते हैं। लेकिन हम सेकंड ग्रेड में आते हैं तो दोनों ही परीक्षाएं हमें देनी पड़ती हैं। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहती है उत्तर निकालने में उतनी ही वहाँ आसानी रहती। ये हो गया, कंप्लीट है। इसके बाद में अंतिम होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास अपने लिए अंतिम होगा। उसके बाद जो अपने को ठीक लगेगा, सरल लगेगा, क्योंकि अपना प्रैक्टिस है, अभी जो प्रश्न आ गए हैं उनका भी अभ्यास हो रहा है, कुछ उदाहरण भी हमें नए देखने को मिल रहे हैं, आगे की अपनी तैयारी भी हो रही है, कुछ याद भी रखने पड़ रहे हैं। और आराम के दिन आप सबके चल रहे हैं, इस समय परीक्षाएं हैं नहीं, तो वहाँ आपको फायदा भी मिलेगा। एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। अभ्यास को करते करते जड़मति, जो कमजोर बुद्धि वाला है, वो भी सुजान, अच्छा जानकार बन जाता है। जैसे रस्सी के आते और जाते शिला पर निशान पड़ जाते हैं, पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। रस्सी जब पत्थर पर निशान डाल सकती है, हम तो इंसान हैं, जिनके पैर नहीं है, वे एवरेस्ट फतेह कर रहे हैं। जिनको ये लगता था कि ये कभी परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, वो लंबी निरंतर तैयारी करके पहली बार में अच्छी रैंक आ करके अपने घर में ही नौकरी कर रहे हैं। सब प्रकार के उदाहरण इस प्रकृति में है, अपने चारों ओर हैं, प्रतिदिन अखबार में है। किताब के चिपकने के साथ में उन सबको भी पढ़ें तो अच्छा मोटिवेशन हमें मिलेगा। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।